Hello students, in this video we'll discuss chapter number 16, atmospheric pressure and winds. Student, according to me this chapter is very interesting as well as informative, and I hope you will also enjoy it because various information is there in this chapter which you are not knowing. Okay, पहली बार जानेंगे, पहली बार समझेंगे. तो बेटा ये तो आप सबको क्लास 4 से पता ही होगा कि हमारी जो एयर होती है उसका वेट भी होता है और वो स्पेस भी लेती है. बलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो फूल जाता है ना, मतलब एयर स्पेस ले लेती है उसके अंदर. और अब एक खाली बलून का वेट करो और एक भरे हुए बलून का वेट करो, वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा पर डिफरेंस होगा. इट मीन्स हवाओं का वजन होता है. अब ये रही बेचारी हमारी अर्थ. अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है. तो हमारी अर्थ के ऊपर यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, एयर एयर एयर. तो देखो कितना ज़्यादा प्रेशर ये हमारी अर्थ के ऊपर लगाती हैं. तो वो प्रेशर जो हमारी अर्थ के ऊपर लगाती हैं ये एयर, इसी को हम कहते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक हुई बात. नो डाउट हमने बोल दिया कि हवा बहुत हल्की होती है, पर हल्की 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 इतनी सारी मिलके तो भारी हो जाएगी ना. तो यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर एयर प्रेशर लगाती है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इट एक्सर्ट इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द सरफेस. इसका जो वेट है वो अर्थ की सरफेस पे प्रेशर की तरह काम करता है और इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ये सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है. तो फिलिप्स में आ सकता है कि सी लेवल पे जो अर्थ का प्रेशर होता है वो कैसे होता है, हाई की लो, मैक्सिमम मिनिमम. तो आप लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर होते हैं. पहला होता है टेम्परेचर. तो जरा ध्यान रखना, अभी बुक में छोड़ दो क्या लिखा है, अभी तो मेरी बात सुनो. जब आप हवाओं को गर्म करोगे तो वो हल्की हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी तो ऊपर की तरफ चली जाएंगी. जब ठंडी का सीजन होगा, हवाएं ठंडी रहेंगी तो हवाएं अर्थ की तरफ वापस आएंगी और अर्थ के बिल्कुल पास पास में ही रहेंगी. तो जब अर्थ के पास बहुत सारी हवाएं रहेंगी तो अर्थ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो हम बोलेंगे हाई प्रेशर है. ठीक है. अब सारी हवाएं गर्म हो गई इसलिए उड़कर ऊपर चली गई. तो वहां पर क्या अर्थ के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, नहीं, बहुत कम प्रेशर लग रहा होगा बेटा. तो वहां हो गया लो प्रेशर. अब डायग्राम की हेल्प से समझना. ठीक है. ये रही अर्थ. सपोज करो ये अर्थ का ये पोर्शन है जहाँ पर सनलाइट कंटिन्यू आ रही है. ठीक है. तो यहाँ की जो हवाएं हैं बेटा ये गर्म होके कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं. तो यहाँ पर क्या क्रिएट कर देंगी, क्योंकि हवाएं ऊपर जा रही हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, लो प्रेशर. लो प्रेशर का समझ में आ गया ना, मतलब अब हवाओं का वजन, हवाओं का प्रेशर ज़्यादा अर्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हवाएं नीचे की तरफ नहीं आ रही, अर्थ की तरफ प्रेशर नहीं क्रिएट करी, वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ. क्यों, क्योंकि जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो हमारे सन जी हैं, वो इनको गर्म कर रहे हैं और गर्म होके फटाफट ऊपर जा रही है. पर यहाँ पर सन नहीं है, नहीं है ना अभी, यहाँ पर है इस साइड, ये वाले पोर्शन को लाइट मिल रही है. यहाँ पर क्या होगा बेटा, ठंडी की बजाय हवाएं नीचे की तरफ आएंगी, सिंक डाउन कर जाएंगी. और ये बहुत सारी हवाएं जब अर्थ के पास में आ जाएंगी तो अर्थ के ऊपर क्या क्रिएट कर देंगी, हाई प्रेशर. क्या क्रिएट करेंगी, हाई प्रेशर. और इसी को बोलते हैं हम हाई प्रेशर एरिया. कोई बात. चलो अब बुक का पढ़ते हैं. जब हवाएं गर्म होंगी तो एक्सपांड करेंगी, लाइट हो जाएंगी और राइजेस वर्टिकली सीधे ऊपर की तरफ चली जाएंगी. जो राइजिंग वार्म एयर होगी वो बहुत लिटिल प्रेशर देती है अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो अर्थ को प्रेशर देगी ही क्यों, इससे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. पर वहीं पर जो ठंडी हवाएं होती हैं ये हैवी होती हैं, सिंक्स वर्टिकली, वर्टिकली अर्थ के ऊपर आ जाएंगी और ग्रेट प्रेशर एक्सर्ट करेंगी हमारे अर्थ के सरफेस पे. तो क्या क्रिएट करेंगी ये, हाई प्रेशर. ठंडी हवाएं हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, गर्म हवाएं लो प्रेशर. लो प्रेशर आपको करना है तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा. ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो हवाएं हल्की होंगी तो गर्म होंगी, गर्म होंगी तो ऊपर चली जाएंगी. और हाई प्रेशर जहाँ भी होगा वहाँ पर होगा टेम्परेचर लो. लो टेम्परेचर है, हवाएं गर्म नहीं है, ठंडी है, नीचे की ही रह जाएंगी और क्या क्रिएट करेंगी, हाई प्रेशर. अब सेकेंड एल्टीट्यूड. अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें बेटा तो जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारा, जो ऊपर की एटमॉस्फेयर की लेयर है बहुत थिन है, बहुत पतली है. लेस डेंस है, मतलब हवाओं की डेंसिटी भी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, कम क्वांटिटी में हवाएं हैं. और लोअर एटमॉस्फेयर में दोनों चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और थिक लेयर है. तो जो प्रेशर होता है इज ऑल्सो
The pressure is also less and keep decreasing with the increasing altitude और height. Altitude का मतलब होता है height. तो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे आपका टेम्परेचर कम कम और कम होता जाएगा. समझ में आ गई बात. तो एल्टीट्यूड मतलब आप जितना ज़्यादा हाइट पे रहेंगे तभी तो हमारा मनाली, नैनीताल, ऊटी, इवन द माउंट आबू ये ठंडे क्यों हैं, क्योंकि ये हाइट पर हैं. जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाएंगे, अल्टीट्यूड पे जाएंगे, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा. क्या इतनी बातें क्लियर है? अब भाई ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको हम मेजर करते हैं मिली बार्स में. किसे मेजर करते हैं? मिली बार में. और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको मेजर करता है, वो होता है बैरोमीटर. बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा और मेजर करने की यूनिट होगी मिली बार. अब हम प्रेशर बेल्ट देखेंगे बेटा. तो क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स तो देखो बेटा हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर जोन अलग अलग हैं. टेम्परेचर जोन अलग अलग कैसे हैं देखो. 0 डिग्री इक्वेटर हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 23.5 नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में. ये जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन. कौन सा जोन बोलते हैं बेटा? टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन. ठीक है. फिर 23.5 से 66.5 तक जो जोन है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेट जोन. ये वाला जो जोन है जिसको मैंने इस तरीके से राइट कर रही हूँ इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. कौन सा जोन? टेम्परेट जोन. और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट बचेगा ये फ्रिजिड जोन है. कौन सा जोन है? फ्रिजिड जोन. ये सबसे गर्म, सबसे हॉट होगा, ये सबसे कोल्ड होगा. और ये जो बीच वाला है ये ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा. तो बेटा क्योंकि ये जोन डिफरेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, या ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं टेम्परेचर जोन्स. टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. तो ये जो जोन है बेटा इनकी वजह से ही प्रेशर बेल्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं. क्या इतनी बातें समझ में आई? 0 to 23 इन नदर्न हेमिस्फीयर, 0 to 23 इन सदर्न हेमिस्फीयर. ये जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन. ठीक है. इसके ऊपर जाओगे आप तो ऐसा एक टेम्परेचर मिलेगा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. उसके ऊपर जाओगे तो बिल्कुल ठंडी ठंड है, फ्रिजिड जोन. ठीक है. इनके अकॉर्डिंग ही हमारे टेम्परेचर जोन्स अलग अलग है. टेम्परेचर जोन्स अलग अलग हैं तो प्रेशर बेल्ट्स भी अलग अलग होंगे. बेस्ड ऑन द टेम्परेचर जोन्स वी नोट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ. पहला आएगा इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट देखो ये रहा इक्वेटर. इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये जो बेल्ट है इसे हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. क्योंकि ये टॉरिड जोन में है तो मैक्सिमम सन की हीट को रिसीव करता है. ठीक है. सन की मैक्सिमम हीट इस एरिया पे पड़ेंगी तो यहाँ पर हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ जाएंगी. अब मैं 3D तो बना नहीं सकती, अब इसको ऊपर समझो, ऊपर जा रही हैं. ठीक है. राइज कर रही हैं वर्टिकली और यहाँ पर क्या क्रिएट कर रही हैं बेटा? लो प्रेशर. क्योंकि हवाएं जितनी भी थी वो गर्म करके कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया. दिस बेल्ट इज निकनेम्ड एज डोल्ड्रम. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डोल्ड्रम. बिकॉज नो सरफेस मूवमेंट ऑफ विंड टेकन प्लेस इन दिस बेल्ट. सरफेस मूवमेंट नहीं हो रही है. देखो क्या हो रहा है, यहाँ से भी हवाएं इस तरफ आ रही हैं, यहाँ से भी हवाएं इस तरफ जा रही हैं और ये दोनों कन्वर्ज होके ऊपर की तरफ मूव कर जा रही हैं. कहाँ मूव कर जा रही है? ऊपर की तरफ. तो सरफेस मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है विंड का, इसीलिए इसे क्या बोला गया? एक नया नाम निकनेम दिया गया डोल्ड्रम. ठीक है. बाद 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक जो बेल्ट है टॉरिड जोन का उसे हम इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं. लो प्रेशर का कहते हैं हवाएं गर्म होकर ऊपर जा रही हैं, वैकेंसी क्रिएट कर रही हैं हवाओं की. इसके बाद आएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ये देखो ये रहा हमारा लो प्रेशर बेल्ट. लो प्रेशर बेल्ट के बाद ये 0 से 5 तक बना, 5 to 5 बना दिया मैंने. कैसे बना दिया? 5 to 5. अब इसके बाद बनेगा एक हाई प्रेशर बेल्ट 30. नदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 पे बनेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री पे बनेगा. 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ. ये जो बेल्ट है इसे हम हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे. क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि इस लो प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं ऊपर की तरफ गई थी ये ट्रोपोपॉज तक पहुंची. कहाँ तक पहुंची? ट्रोपोपॉज तक पहुंची और पहुंचने के बाद ठंडी हो गई. ये हमारी ट्रोपोपॉज की लेयर समझ लो एटमॉस्फेयर में.
ये यहाँ तक तो ऊपर जाती गई, पर ऊपर जैसे ही गई अब ठंडी होने लगी। ठंडी होने लगी बेटा, तो ये नीचे की तरफ वापस आएँगी। हमने पढ़ा था ना ठंडी हवाएँ नीचे की तरफ आती हैं, तो ये 30 डिग्री पे आकर गिर जाएँगी। दोनों ही जगहों पर ये 30 डिग्री पर आके गिर जाएँगी। क्योंकि ये ठंडी हवाएँ यहाँ पर आके गिर रही हैं तो क्या क्रिएट करेंगी यहाँ पर? हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, करेंगी ना? फिर से समझने की कोशिश करो। ये रही आपकी अर्थ, ये 5 डिग्री से हवाएँ जल्दी-जल्दी गर्म होके कहाँ जा रही हैं? ऊपर जा रही हैं। ऊपर चली गईं, ऊपर पहुँची ट्रोपोपॉज़ तक। कहाँ पहुँची? ट्रोपोपॉज़। ट्रोपोपॉज़ के बाद टेम्परेचर इनका कम होने लगा। ट्रोपोपॉज़ तक पहुँचते-पहुँचते टेम्परेचर कम हो गया, तभी ऊपर नहीं जा पा रही हैं। अभी कहाँ आ रही हैं वापस? नीचे। तो ये वापस नीचे किस लैटीट्यूड पे आके गिर रही हैं? ये गिर रही हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आके गिर रही हैं। क्योंकि ये ठंडी हवाएँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं बेटा, तो ये कैसी हैं? ठंडी है ना? तो ये क्या क्रिएट करेंगी यहाँ पर? हाई प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर भगवान ही मालिक है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। ये जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। दिस ऑल्सो बेल्ट विथ नो सरफेस मूवमेंट। अब यहाँ पर भी सरफेस मूवमेंट नहीं हो रही, सीधी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। अब इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं बेटा, जरा ध्यान से मैं एक कहानी बताती हूँ कि जब अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे और हॉर्स वगैरह लेके आते थे, तो अगर वो कहीं 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड में उनका जहाज फंस जाता, उनकी शिप फंस जाती, तो वो निकलती नहीं, क्योंकि कंटिन्यू हवा यहाँ पे डिसेंड कर रही हैं, प्रेशर क्रिएट करती थी उनकी शिप के ऊपर। तो ये क्या करते थे, अपने हॉर्स को धीरे धीरे करके नीचे फेंकने लगते थे, और फेंकते फेंकते जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर या नीचे की तरफ आ जाते थे, तो ऑटोमेटिकली शिप प्रॉपर वे में चलने लगती थी, और इनको ऐसा लगता था शायद वजन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। चलो, हॉर्स लैटिट्यूड की कहानी आप यूट्यूब से देख लेना। अब हमने एक लो प्रेशर बेल्ट पढ़ा था, इक्वेटोरियल, एक हाई प्रेशर पढ़ लिया। अब हम फिर से पढ़ेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो, ये जो बेल्ट है ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में मिलेगा। पहला हमने पढ़ा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, फिर दूसरा हमने पढ़ा 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में। अब हम पढ़ रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। ये जो जोन है यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। कहाँ से आती हैं? पोलर एरिया से आती हैं। ये वार्म विंड से जब मिलती हैं, जो कि कहाँ से आ रही हैं? ट्रॉपिकल रीजन से। इस रीजन में एक अलग ही कंसेप्ट है बेटा। देखो, ये वाला, ये रहा, सॉरी सॉरी, ये 60 डिग्री रहा, ठीक है। यहाँ से फ्रिजिड जोन से जो हवाएं आएंगी वो कैसी होंगी? बहुत ठंडी। यहाँ से जो हवाएं जाएंगी ये होंगी थोड़ी सी गर्म। तो यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं मिलेंगी। ये जो बेल्ट है ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में मिलेगा। ये जो जोन है बहुत ही ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि this is a zone where very cold winds from polar areas meet with the warm winds. ट्रॉपिकल रीजन से आ रहे हैं वार्म विंड, और पोलर रीजन से आ रहे हैं कोल्ड विंड। ना पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो पोल्स हैं बेटा, ये वो जोन है जहाँ पर इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है, और ऐसा एक दो दिन नहीं, पूरा साल इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती हैं कि ये हमेशा हाई प्रेशर रीजन ही बने रहते हैं। हवा गर्म होगी तभी तो ऊपर जाएगी भाई, अब हवा गर्म ही नहीं हो रही, ऊपर ही नहीं जा रही है, तो पूरी की पूरी वो अर्थ के पास ही है, मतलब अर्थ के ऊपर हमेशा क्या क्रिएट कर रही है? हाई प्रेशर। और ये जो पोलर रीजन है ये पूरा ईयर इंटेंस कोल्ड रहते हैं। अभी डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 to 5 डिग्री। यहाँ से भी हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं, और हवाएं कन्वर्ज होके कहाँ चली जा रही हैं? ऊपर। ऊपर से ये कहाँ नीचे आ रही हैं? 30 डिग्री, जिसको आप सब ट्रॉपिकल हाई भी बोल सकते हो और हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल रहे हो, क्योंकि ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो यहाँ इस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट कर देंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो हवाएं हैं वो सब पोलर लो की तरफ चलेंगी, और पोलर हाई से भी हवाएं सब पोलर लो की तरफ आएंगी। ये वो रीजन है जहाँ पोलर रीजन से तो कैसी विंड आ रही है? कोल्ड। और ट्रॉपिकल रीजन से कैसी विंड आ रही है? हॉट। ये यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब पोलर रीजन हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना ज़्यादा कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर कि हवाएं गर्म ही नहीं होती, गर्म नहीं होती तो ऊपर नहीं जाती, तो नीचे ही अपना डेरा जमा के बैठी हुई हैं। असेंडिंग एयर का मतलब होता है ऊपर जाती है हवाएं, और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाती है हवाएं।
ठीक होगी बात। सब पोलर से भी हवाएं ऊपर जाएंगी और फिर वो डिसेंड होके नॉर्थ पोल पे निकलेंगी और 30 डिग्री पे गिरेंगी, ठीक है। तो वो हवाएं जो सब पोलर लो 60 डिग्री से ऊपर की तरफ जा रही थी, उनकी एक ब्रांच ट्रोपोपॉज पहुंचने के बाद कहाँ आ जाएगी वापस डिसेंड करती हुई, नॉर्थ पोल पे, और दूसरी ब्रांच वही 30 डिग्री पे गिरेगी। तो 30 डिग्री पे दो जगह से ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक तो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से जो ऊपर गई थी वो भी वहीं नीचे जाके गिर रही हैं, और ऊपर से सब पोलर लो की भी वहीं आ रही हैं। देखो फिर से समझ में नहीं आया तो देखो, ये हवाएं ऊपर गई थी, नीचे ठंडी होके ये गिरी सब पोलर हाई पे। यहाँ से जो ऊपर हवाएं गई थी ये भी देखो यहीं गिर रही हैं। तो यहाँ से हवा भी ठंडी है यहीं आ रही, यहाँ से हवा भी ठंडी यहीं आ रही। तो यहाँ तो भयंकर क्या होगा, हाई प्रेशर। If somebody asks you what is wind, then what will you tell? Air in motion is called wind. What is wind? Air in motion is called wind. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हमेशा जो हवाएं होंगी बेटा, वो हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। क्योंकि लो प्रेशर में तो हवाएं हैं ही नहीं ना, हवाएं ऊपर की तरफ चली गई हैं। तो ये हाई प्रेशर से जो हवाएं होंगी वो लो प्रेशर की वैकेंसी को फिल करने आएंगी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेनेटरी विंड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट विंड। इन्हें परमानेंट भी विंड कहा जाता है क्योंकि पूरा साल भर बहती रहती हैं। दे डू नॉट ब्लो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ब्लो नहीं करती हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हवाओं को जाना यहाँ रहता है पर हवाएं चली ऐसे जाती हैं, हवाओं को आना यहाँ रहता है पर हवाएं आ ऐसी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ कंटिन्यू रोटेट कर रही है, बहुत तेज स्पीड से रोटेट कर रही है, कोई चीज़ घूम रही है घूम रही है घूम रही है। तो उसके घूमने के कारण हमारी हवाएं भी डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इवन जो ओशन होता है उनकी करंट्स भी डिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये जो परमानेंट या प्लेनेटरी विंड है ये स्ट्रेट नहीं ब्लो करती चलती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने पाथ से। क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या क्रिएट करता है बेटा, कोरियोलिस इफेक्ट। क्या क्रिएट करता है? कोरियोलिस इफेक्ट, जिससे कि हवाओं में डिफ्लेक्शन होने लगता है। जो कोरियोलिस इफेक्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो फेरेल्स लॉ से, जो बचाता है कि जो विंड है, वाटर है, वो डिफ्लेक्ट होगा राइट में, नदर्न हेमिस्फीयर में। जरा ध्यान रखना, विंड भी और वाटर भी डिफ्लेक्ट होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। नॉर्थ में किस डायरेक्शन में? राइट में। नॉर्थ में राइट में। नदर्न, पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में ये जहाँ इनको जाना होगा उसके राइट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ आना था तो चले यहाँ गए। साउथ में ये अपने लेफ्ट में जाएंगे, साउथ में ये अपने लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आप तो बस याद रखें बेटा कि वाटर और विंड दोनों डिफ्लेक्ट होते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन का साइड राइट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन का जो साइड है वो नॉर्थ होता है। सॉरी, राइट होता है नदर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये देखो, यहाँ हवाओं को चलना सीधा चाहिए था पर ये थोड़ी सी इस साइड में आ रही है ना, चलना ऐसा चाहिए था पर चल ऐसी नहीं है। तो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से ही होता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही होता है। ये हवाएं हम ऐसे सीधे सीधे दिखा सकते थे ना, पर ये जो ये इस तरीके से दिखा रही हैं, ये इनका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में ये चलने वाली थी उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई हैं। चलना ऐसा था पर चल ऐसी रही हैं। 3 टाइप की परमानेंट विंड होती हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। अगर हम ट्रेड विंड की बात करें बेटा तो ये ब्लो करती हैं, ये चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चालू होंगी और कहाँ तक चलेंगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक चलेंगी। दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ। नदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चल रही हैं? ये सब ट्रॉपिकल से आ रही हैं, कहाँ पर? इक्वेटोरियल बेल्ट पे। नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अब देखें, सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट, ये देखो नॉर्थ ईस्ट दिख रही है ना ऐसी।
अब मैडम, अब तुम लोगों को लग रहा होगा मैडम जा तो ये साउथ वेस्ट की तरफ रही हैं, आप इनको नॉर्थ ईस्ट बोल रही हैं। तो बेटा, ज्योग्राफी में हवाओं के चलने वाली डायरेक्शन, किस साइड से वो चल रही हैं उसको देखा जाता है, कहाँ जा रही हैं उसको नहीं देखा जाता। नहीं तो यहाँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा इस साउथ और वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। इनका ओरिजिन नॉर्थ में है और ये किस साइड से ओरिजिनेट हो रही है, ईस्ट से, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। पर वहीं पर साउथ में ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। चलने की डायरेक्शन क्या है, साउथ, और चल कहाँ से रही हैं, वेस्ट से चल रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में ये हवाएं जा रही हैं हमको उसको नहीं देखना है, चल कहाँ से रही हैं, ईस्ट से और नॉर्थ से। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड चलती है नॉर्थ ईस्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट, ठीक है। देखो, देखो फिर से, ये रही ईस्ट, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, और नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो साउथ, साउथ से दिख रही है जाती हुई, और किस डायरेक्शन से अभी भी इनका ओरिजिन है, ईस्ट से ही है। ईस्ट से दिख रहा है ना, इधर से निकलता हुआ, जा किस डायरेक्शन में नहीं हमें उसे नहीं देखना चाहिए, इनका ओरिजिन ईस्ट से हो रहा है। एक जगह नॉर्थ ईस्ट, दूसरी जगह साउथ ईस्ट, क्योंकि ये हवाएं इक्वेटर की तरफ जा रही हैं। दे कीप बिकमिंग वार्मर एंड देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीजेस। ये गर्म होती जाएंगी और इनके मॉइस्चर को पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दे कीप ड्राइंग द सरफेस, ये सरफेस को ड्राई करती जाती हैं जहाँ से भी ये जाती हैं। ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि सहारा है, हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू दिस रीजन ओनली। सहारा डेजर्ट बना ही इसके कारण है, क्या, कि जहाँ से भी हवा चलेंगी वहाँ से सरफेस को ड्राई करती हुई निकल जाएंगी, मॉइस्चर कंटेंट लेती हुई चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे वेस्टर्लीज की। ये जो विंड होती हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो तक चलती हैं। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट चलती हैं, नॉर्थ वेस्ट चलती हैं ये, सॉरी साउथ वेस्ट चलती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ वेस्ट चलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर से जो वेस्टर्लीज हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, सब ट्रॉपिकल हाई से पहुंच रही हैं सब पोलार लो तक। हाई से लो की तरफ ये हवाएं चलती हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना। सब ट्रॉपिकल हाई से जा रही हैं सब पोलार लो की तरफ। ये जो ब्लो करती हैं ये नदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो, ओरिजिन ये साउथ से दिख रहा है आपको, और ये किस डायरेक्शन से, वेस्ट से। ये देखो यहाँ से यहाँ चल रही है ना, तो बेटा कहाँ से इनका ओरिजिन है, साउथ, और जा रही है नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये जो टेढ़ापन दिख रहा है ये कहाँ से, वेस्ट से, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इनको, साउथ वेस्ट, ठीक है। जाने की दिशा नॉर्थ है, तो जाने की दिशा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस दिशा से जा रही है, तो साउथ से चल रही है ये किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। और इनका डिफ्लेक्शन, ये पॉइंट किस साइड है, वेस्ट की साइड है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। ठीक हो ये बात, चलो इसका ये अपोजिट कर लेना, सदर्न हेमिस्फीयर में। एज दे ब्लो फ्रॉम रिलेटिवली वार्मर रीजन, क्योंकि वार्मर रीजन से कोलर रीजन की तरफ जा रही हैं, तो ये प्लांटी में रेनफॉल देती हैं हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। नाउ पोलार विंड्स, दीज आर कोल्ड एंड डेंस विंड, ये ठंडी भी हैं डेंस भी हैं, जो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो की तरफ चल रही हैं। ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं जैसे कि ट्रेड विंड चलती हैं, ठीक है। और इनका जिस हेमिस्फीयर में जैसे ट्रेड विंड चलती हैं वैसे ही ये भी चलती हैं। पर बस ये ध्यान रखो कि पोलर विंड कहाँ से कहाँ जाएगी, तो आप ध्यान रखना कि जो पोलर विंड है ये पोलर हाई प्रेशर से चलती हैं सब पोलर लो की तरफ, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवाएं चलेंगी। अच्छा, ये बात बहुत, फैक्ट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार समझा रही थी, अब आपको समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता। डू यू नो दैट विंड्स आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन दे ब्लो फ्रॉम, जिस डायरेक्शन से ये ब्लो हो रही हैं चल रही हैं, ये ऐसे चल रही होगी तो इसको अब नॉर्थ विंड नहीं बोलेंगे कभी भी, क्या बोलेंगे, साउथ, क्योंकि चलना कहाँ से स्टार्ट हुई, साउथ से। ऐसी होगी तो इसको क्या नाम देंगे, साउथ वेस्ट। अगर ऐसी होगी तो इसको नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट। आई बात समझ में, देखो फैक्ट फाइल में बहुत अच्छा फैक्ट दिया है कि जिस डायरेक्शन से ये ब्लो होती हैं उनके नाम के ऊपर इनका नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन
टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट इट्स नेम वुड बी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से भले ही वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है पर उसका नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट विंड। नाउ पेरियोडिक विंड्स मतलब ये वो विंड्स होंगी जो किसी सीजन में चलेंगी और किसी सीजन में नहीं चलेंगी। ये किसकी वजह से होती हैं, जब हमारी अर्थ और वाटर के बीच में अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग होगी। कई बार ज़मीन जो अर्थ होगी वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और जो पानी होगा वो थोड़ा सा देर से गर्म होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से जो पेरियोडिक विंड जनरेट होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरियोडिक विंड। ठीक है। द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इज द मेन कॉज ऑफ दिस विंड। जो अनइक्वल हीटिंग पैटर्न होता है लैंड एंड वाटर का, धरती ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से होता है, इसकी वजह से ये हवाएं चलती हैं। लैंड लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, जो ज़मीन होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी धीरे से गर्म होगा। लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर एंड thus become an area of high temperature। जो लैंड होगी वो फटाफट, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर एंड thus become an area of high pressure and low pressure। वाटर के ऊपर हाई प्रेशर है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये गर्म हो गई है तो हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ऐसा कोई फेनोमेना अभी हो नहीं रहा है। द मॉनसून विंड, फिर से जरा कन्फ्यूजन आया हो तो ध्यान से समझना। ज़मीन जल्दी जल्दी गर्म हो गई वाटर से, मतलब वाटर भी नहीं हुआ है, ज़मीन गर्म हो गई है, तो ये जो पानी है इसके ऊपर क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर, और लो प्रेशर किसके ऊपर हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर। जो मॉनसून विंड होती है इंडिया में इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक विंड। इंडिया में जो मॉनसून विंड आती हैं वो पेरियोडिक विंड का एग्जाम्पल है। ठीक है। लैंड एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो पेरियोडिक विंड। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज भी क्या है, पेरियोडिक विंड है, क्योंकि इनका ओरिजिन भी क्यों क्यों होता है, इक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है और रात तक गर्म रहता है ना। इस वजह से जो हवाएं चलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक विंड। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज काय का एग्जाम्पल है पेरियोडिक विंड का। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स ब्लो इन स्पेसिफिक एरिया एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो विंड होती हैं लोकल विंड्स थोड़े टाइम के लिए चलती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। लू, लू चलती है हमारे इंडिया में, कहाँ पर, थॉर डेजर्ट राजस्थान में। कब, जब समर के जो हॉट मंथ्स होते हैं उसमें ये चलती हैं और ये गंगा प्लेन तक पहुँच जाती हैं। हमारे एमपी, आपके यूपी, आपके बिहार तक ये हवाएं पहुँचती होंगी, है ना। तो लू इंडिया की लोकल विंड है जिनका ओरिजिन होता है थार डेजर्ट के, राजस्थान के थार डेजर्ट से। हॉट समर में ये चलती हैं और गंगा प्लेन तक पहुंच जाती हैं। ये जो हवाएं होती हैं ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं उस जगह के जहाँ जहाँ ये पहुंचती हैं। चिनूक की बात करें तो चिनूक भी लोकल विंड का एग्जाम्पल है। ये ईस्टर्न स्लोप रॉकी माउंटेन्स के, दीज आर लोकल विंड्स ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के जो ईस्टर्न स्लोप्स होते हैं वहाँ पर ये चलती हैं यूएसए में। एज दीज विंड सिंक डाउन, क्योंकि हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, दे वार्म द रीजन, ये उस जगह को भी गर्म कर देती हैं और आइस को, स्नो को मेल्ट करने में हेल्प करती हैं। ये जो लोकल विंड है जिसे हम चिनूक बोलते हैं, ये कहाँ ब्लो करती है बेटा, डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप्स के वहाँ यूएसए में ये हवाएं क्योंकि नीचे की तरफ आ रही तो नीचे जितनी भी आइस होगी, स्नो होगी, उसको क्या कर देंगी, पिघला देंगी, मेल्ट कर देंगी। इसीलिए इन्हें स्नो ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि स्नो की जगह ये क्या क्रिएट कर देती है वहाँ पर, वाटर। चिनूक को स्नो ईटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेल्ट कर देती है आइस को और स्नो को। अब हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे साइक्लोन हुदहुद, जो कब आया, 2014 में। जो साइक्लोन था हुदहुद बहुत ही फायर साइक्लोन्स था जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और कहाँ स्ट्रक किया इसने, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को जोरदार झटका दिया हुदहुद ने, जिसका ओरिजिन बे ऑफ बंगाल में हुआ था। कब आया ये, 12 अक्टूबर 2014 में। 12 अक्टूबर के 12 अक्टूबर में ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचा।
द विंड रीच्ड अ स्पीड ऑफ 185 किलोमीटर पर आवर। हवाएं कितनी स्पीड से आ रही थी? 185 किलोमीटर पर आवर की वजह से स्पीड से आ रही थी। और हवाओं की यही तेज स्पीड ने बहुत बड़ा डैमेज किया। जो भी उनके रास्तों में आया वो सब, पोल आया तो पोल को उखाड़ के फेंक दिया, ट्री आया तो ट्री को उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो हुदहुद आया था बेटा 12 अक्टूबर 2014 में। हवाओं की स्पीड थी 180 किलोमीटर पर आवर। जो भी रास्ते में आया, उनके रास्ते में आया, उसको डैमेज पहुंचा था, वो ये आगे चला गया। बिकॉज इज इट सर्विटी हुदहुद वॉज कैटेगराइज्ड एज वर्ड्स सी सर्व साइक्लोन। क्योंकि इसने इतना डिस्ट्रक्शन किया बेटा उस टाइम में, इसलिए हम इसे वेरी सर्व साइक्लोन बोलते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट थी वो एडवांस में, द गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, एडवांस में प्रिपेयर थी, इसलिए जो लॉस थे वो मिनिमम हुए। टोटल 124 डेथ हुई, टोटल 124 डेथ हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ विशाखापट्टनम में ही हुई। जब साइक्लोन का वेक हुआ उस टाइम में लार्ज स्केल डैमेज क्रॉप्स का हुआ। मतलब जैसे पैडी लगा हुआ था, कोकोनट था, कैश्यू नट थे, शुगर केन थे, पल्सेस थे। पैडी, कोकोनट, कैश्यू नट, शुगर केन, पल्सेस, इन सब का बहुत नुकसान हो गया। किसकी वजह से? हुदहुद। हुदहुद कब आया था बेटा? 12 अक्टूबर 2014 में। सबसे बड़ा चैलेंज उसने दिया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, so student, I'm ending this video here only. If you find it out any problem to write in comment section.